हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। कॉस्ट अकाउंटिंग की आज की इस वीडियो में हम प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशूड के फोर्थ पार्ट को डिस्कस करेंगे। ये लास्ट पार्ट है और आज की इस वीडियो में हम लोग मार्केट प्राइस मेथड और नोशनल प्राइस मेथड को डिस्कस करेंगे। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इन दोनों मेथड्स को। तो सबसे पहले मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम ये जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है हमारा प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशूड। इस टॉपिक के अंडर में ये दो मेथड जो है कॉस्ट प्राइस मेथड और जो एवरेज प्राइस मेथड है, ये दोनों मेथड जो है हम पहले वाली वीडियोस में जो मैंने 3 वीडियो अपलोड कर रखी हैं उनमें हम ये दोनों मेथड्स को डिस्कस कर चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग मार्केट प्राइस मेथड को और जो नोशनल प्राइस मेथड है इन दोनों मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मार्केट प्राइस मेथड को। मार्केट प्राइस मेथड जो है फर्दर हम 2 पार्ट्स इसमें कवर करते हैं। फर्स्ट में हम डिस्कस करेंगे इसमें रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड एंड सेकंड हम डिस्कस करेंगे हम इसमें रियलाइजेबल प्राइस मेथड। तो सबसे पहले देखते हैं हम रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड क्या होता है। तो रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड में क्या होता है कि जब आप मटेरियल को इशू करते हैं तो उस टाइम आप ये देखते हैं कि आप उस मटेरियल को जो है किस रेट में मार्केट से परचेज कर सकते हैं। अंडर दिस मेथड इशू ऑफ मटेरियल इज प्राइस्ड एट विच द मटेरियल कैन बी परचेज्ड ऑन द डेट ऑफ इशू, यानी कि जिस तारीख को आप उस मटेरियल को इशू कर रहे हैं उस डेट को उस मटेरियल का मार्केट में प्राइस क्या है और उस रेट के ऊपर आप जो है मटेरियल को इशू कर देते हैं। इस कारण से thus the cost of material is ignored and the market price of material is considered on the date of material issued। मतलब आपने किस रेट में उस मटेरियल को खरीदा है इस चीज़ को हम कंसिडर नहीं करते, हम ये देखते हैं कि उस मटेरियल का उस दिन मार्केट प्राइस क्या है। दिस मेथड इज यूजफुल वेयर द मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन इज ऑलवेज अवेलेबल, यानी कि जब आपके पास मटेरियल जो है उसकी अवेलेबिलिटी हमेशा रहती है वहाँ पर ये वाला मेथड जो है वो एप्लीकेबल होता है। अब इस मेथड के क्या एडवांटेजेस हैं? फॉर मेकिंग टेंडर एंड कोटेशन कॉम्पिटिटिव दिस मेथड इज सूटेबल, क्योंकि आप लोग उसमें मार्केट प्राइस को जो है कंसिडर करते हैं, तो इसलिए जब आप टेंडर प्राइस की कैलकुलेशन करते हैं या कोटेशन कोट करते हैं तो उसमें कॉम्पिटिटिव रेट देने के लिए, यानी कि मार्केट के अकॉर्डिंगली रेट देने के लिए ये वाला जो रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड है ये यूजफुल होता है। ड्यू टू रिप्लेसमेंट कॉस्ट रिफ्लेक्ट करंट प्राइस, यानी कि आप करंट जो भी आप मटेरियल इशू कर रहे हो उसका करंट प्राइस ले रहे हैं, तो इस कारण से क्या होता है कि जो आपकी जो मार्केट प्राइस होती है प्रोडक्ट की वो आपकी करंट प्राइस को रिफ्लेक्ट करती है। नेक्स्ट आ जाता है दिस मेथड डिस्क्लोजेस वेदर बाइंग ऑफ मटेरियल इज एफिशिएंट और इनएफिशिएंट। मतलब इसमें आप कंपैरिजन करते हैं कि आपने जो मटेरियल परचेज किया है वो परचेजिंग आपकी इफेक्टिव है या इनइफेक्टिव है, मतलब एफिशिएंटली आपने उस मटेरियल को परचेज किया है या परचेजिंग जो है आपकी इनएफिशिएंट रही। इस चीज़ की भी कैलकुलेशन जो आप रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड के हेल्प से आप देख सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज क्या रहते हैं कि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स कैन नॉट बी नोन, यानी कि एक्चुअली उस प्रोडक्ट की क्या कीमत रहेगी वो आप जो है इसमें कैलकुलेट नहीं कर पाते, क्योंकि आपने जो मटेरियल ख़रीदा है और जो आप रिप्लेसमेंट प्राइजेस में मटेरियल इशू कर रहे हैं तो उसमें वेरिएशन रहता है हमेशा, तो इसलिए एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स कैन नॉट बी नोन। इसके बाद वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बिकम डिफ़िकल्ट इफ़ द करंट प्राइस ऑफ मटेरियल इज़ नॉट अवेलेबल। अगर यदि आपके पास करंट प्राइस जो अवेलेबल नहीं हो पाती है मार्केट की तो वहाँ पर आप जो है क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसके बाद जो मटेरियल है आप एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर इशू नहीं करते हैं, तो इस कारण से जो प्रॉफिट या लॉस जो है अनरियलाइज प्रॉफिट और लॉस जो है वो आपके अकाउंट्स में शो करता है, क्योंकि आपने मटेरियल जो परचेज किया था और जो इशू किया था वहाँ पर वेरिएशन होने के कारण जो आपका अकाउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस को जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। तो आइए इसको हम एक इलस्ट्रेशन से हम डिस्कस करते हैं। तो हमने एक ये प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। अप्रैल 1 को है आपके पास, अप्रैल 9 को मटेरियल है, 16 को है, 18 को, 21 को, 26 को, 27, 9 को
और 30th को डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है, जबकि आपको डिफरेंट डेट्स पे कुछ मटेरियल रिसीव हो रहा है और आप इशू कर रहे हैं। तो जिस भी तारीख को आप इशू कर रहे हैं वहाँ पर आपके पास रिप्लेसमेंट कॉस्ट मिलेगी। जैसे 16 को आपने इशू किया तो वहाँ पर आपकी जो कॉस्ट है वो 40 रुपये है। आपने 21 अप्रैल को इशू किया 250 यूनिट तो वहाँ पर आपकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट 50 रुपये है। 27 अप्रैल को आपकी 55 रुपये रिप्लेसमेंट कॉस्ट है और 30 अप्रैल को जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो 60 रुपये है। तो एक बारी सॉल्यूशन देखते हैं हमने किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सेम वही फॉर्मेट है आपका, इसमें बैलेंस में आप ही रेट चाहे इसमें मेंशन करने के रहने देना, तो क्वांटिटी और अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले 1 अप्रैल को आपको मटेरियल आया है जो ओपनिंग बैलेंस में है 500 यूनिट 40 रुपये के हिसाब से, तो टोटल जो है आपकी 20,000 रुपीज़ ही आपके बैलेंस में शो करेगा। नेक्स्ट 9 अप्रैल को आपने परचेज किया है 200 यूनिट्स 30 रुपये के हिसाब से, तो ये 200 यूनिट 30 रुपये 6,000 रुपये आपका हो जाएगा। टोटल आपके पास जो रह जाएंगी वो आपकी हो जाएंगी 700 यूनिट और 20,000 और प्लस 6,000 26,000 आपकी टोटल अमाउंट हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो 16 को आपने इशू किया है 400 kg, तो उस दिन रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है वो मटेरियल की 40 रुपये थी, तो आपने जो इशू करना है वो 40 रुपये के हिसाब से इशू करना है। आपने ये नहीं देखना कि आपने किस रेट में उसको परचेज किया है। तो 400 यूनिट 40 रुपये के हिसाब से 16,000 का आपने जो है वो अमाउंट में आ जाएगा। रिमेनिंग 700 में से 400 डिडक्ट कर दोगे और 26,000 में से 16 डिडक्ट कर दोगे, तो 300 यूनिट 10,000 रुपये की आपके पास स्टॉक में रह जाती हैं। नेक्स्ट 18 को आपने फिर रिसीव किया है 300 kg यूनिट्स को 40 रुपये वाले 12,000 के। अब आपके पास 300 ये थी यूनिट और 300 आपने इसमें ऐड कर दिया, तो टोटल 600 यूनिट हो जाएंगी और अमाउंट में आपने अमाउंट को ऐड कर दिया, तो टोटल अमाउंट आपकी 22,000 रुपये रह जाएगी। नेक्स्ट 21 अप्रैल को आपने इशू किए 250 यूनिट और उस दिन जो रिप्लेसमेंट जो प्राइस था वो 50 रुपये था, तो आपने इस रेट के ऊपर जो है वो यूनिट इशू कर दी, 12,500 रुपये आपके आ जाएंगे। अब आपने बैलेंस में क्या करना है, 600 में से 250 डिडक्ट करोगे 350 आ जाएगा और 12,000 में से आपने 12,500 डिडक्ट किया, तो ये आपका 9,500 रुपये बैलेंस में आ जाएगा। नेक्स्ट 26 अप्रैल को आप देखेंगे आपको फिर 500 यूनिट रिसीव हुई है 50 रुपये वाली 25,000 रुपीज़। अब आपने क्या करना है, 350 में तो 500 आपने ऐड कर दिया तो 850 यूनिट्स हो जाएंगी और 9,500 में आपने 25,000 ऐड कर दिया तो 34,500 रुपये आपका बैलेंस में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपने 27 अप्रैल को फिर आपने 300 इशू कर दी यूनिट्स, तो उस दिन जो आपका प्राइस था वो 55 रुपये रहा, तो 355 तो 16,500 आ जाएगा। आपके पास स्टॉक में ये था तो यहाँ से 300 लेस किया 550 यूनिट्स आ गई और अमाउंट में से अमाउंट लेस किया तो ये 18,000 रुपीज़ आ जाएगा। तो 550 यूनिट्स 18,000 रुपीज़ के। अब नेक्स्ट 29 अप्रैल को आपको 200 यूनिट फिर रिसीव की हैं आपने 60 रुपये वाली 200 यूनिट 60 रुपीज़ 12,000 रुपीज़ और 550 में 200 आपने ऐड किया 750 और 18,000 में 12,000 आपने ऐड किया, ये 30,000 रुपीज़ आपका स्टॉक में हो जाएगा। अब फिर आपने 30 अप्रैल को इशू कर दी 300 यूनिट्स, रिप्लेसमेंट प्राइस रहेगी 60 रुपीज़ की, तो 300 यूनिट 60 रुपये वाली 18,000 रुपीज़। आपके पास स्टॉक में क्या रह जाएगा, 750 में से 300 लेस किया 450 और 30,000 में से 18 लेस किया 12,000, तो ये आपके पास स्टॉक में रहेंगी। इस तरीके से आपने रिप्लेसमेंट प्राइस का जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो मेथड आता है रियलाइजेबल प्राइस मेथड, ये सिमिलर टू रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड के अकॉर्डिंगली ही इसमें हम कैलकुलेशंस करते हैं। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसमें हमने देखना था कि हम किस रेट में मटेरियल को परचेज कर सकते हैं, और इसमें हमने क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं कि हम उस मटेरियल को किस रेट में सेल कर सकते हैं। अगर यदि हम मार्केट में उस मटेरियल को जाकर सेल करना चाहें तो कितने रुपए में वो मटेरियल हमारा सेल हो जाएगा। कैलकुलेशन अंडर दिस मेथड सिमिलर टू द रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड। अंडर दिस मेथड इशू प्राइस ऑफ मटेरियल इज द प्राइस एट विच मटेरियल कैन बी सोल्ड इन द मार्केट। ठीक है ना, दिस प्राइस कैन बी मोर और लेस
फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एट विच इट इज़ परचेज्ड, यानी कि जिस रेट में आपने परचेज किया था उससे ये कम या ज़्यादा भी हो सकती है। क्लियर? जो आपका जो क्वेश्चन की कैलकुलेशन है वो एज इट इज़ रहेगी जैसे हमने रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड में हमने कैलकुलेट किया था, सेम उसी तरीके से इसमें हमने कैलकुलेशन करनी है। नेक्स्ट जो आता है हमारा नोशनल प्राइस मेथड आता है। नोशनल प्राइस मेथड में हमने 2 मेथड हम कवर करेंगे, एक तो स्टैंडर्ड प्राइस मेथड और एक इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। तो 1 बाय 1 इन दोनों मेथड्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। स्टैंडर्ड प्राइस मेथड में क्या होता है कि आप लोग एक पहले से प्री डिटरमाइंड प्राइस के ऊपर हम लोग जो है मटेरियल को इशू करते हैं, जिसको हम स्टैंडर्ड प्राइस बोलते हैं। देखते हैं एक बारी। अंडर दिस मेथड प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशूड प्राइस एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस और द स्टैंडर्ड प्राइस। आपने कोई भी प्राइस पहले से डिसाइड कर लिया, उस प्राइस के ऊपर आप जो है मटेरियल को इशू कर देंगे इंस्टेड ऑफ एक्चुअल प्राइस, यानी कि जिस रेट में आपने खरीदा है उस रेट में आप इसमें इशू नहीं करते हैं। इन दिस मेथड प्राइस ऑफ मटेरियल इशूड रिमेन फिक्स। हम इसमें हमेशा जो है फिक्स रहती है, उसी रेट पे आप जो है मटेरियल को इशू करते हैं। इट इज आल्सो टर्म्ड एज फिक्स प्राइस मेथड, इसको हम फिक्स प्राइस मेथड भी बोलते हैं। ठीक है ना। डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड प्राइस इज कॉल्ड द प्राइस वेरिएंस। मतलब जो भी आपका वेरिएंस आएगा, जो भी डिफरेंस आएगा एंड में, तो हम उसमें जो है प्राइस वेरिएंस को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या रहते हैं? इजी टू कैलकुलेट एंड सेव ए लॉट ऑफ क्लरिकल वर्क, क्योंकि आपका एक ही प्राइस के ऊपर आप इसमें इशू करते हैं तो इसलिए आपके टाइम सेविंग भी होती है। हेल्प्स इन नोइंग द एफिशिएंसी इन परचेजिंग, क्योंकि आप वेरिएंस आप इसमें कैलकुलेट करते हैं तो एंड में आपको पता लग जाता है कि आपने जो मटेरियल है महंगा खरीदा है सस्ता खरीदा, तो इसलिए हेल्प्स इन नोइंग द एफिशिएंसी इन परचेजिंग। सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी प्री डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड, यानी कि आपको पहले से पता होता है कि हमने किस रेट में जो है मटेरियल को इशू करना है, तो आप पहले से कैलकुलेट कर लेते हो कि वो जो प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसका सेलिंग प्राइस आप क्या डिसाइड करोगे। डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स कैन नॉट बी नोन, क्योंकि आपका मटेरियल प्राइस इसमें आपने एक्चुअल आप इसमें नहीं इनपुट करते हैं, आप लोग एक फिक्स प्राइस पे करते हैं, तो इसलिए एक्चुअल कॉस्ट जो है वो आप कैलकुलेट नहीं कर पाते। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बिकम डिफिकल्ट, क्योंकि इसमें करंट प्राइस जो है मटेरियल का अवेलेबल नहीं हो पाता, तो इसलिए क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन डिफिकल्ट होती है। ड्यू टू मटेरियल इशूड नॉट ऑन एक्चुअल कॉस्ट, तो देयर इज ए अनरियलाइज प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि मटेरियल एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर नहीं इशू करते तो वहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अनरियलाइज आपको अकाउंट में मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को हम एक इलस्ट्रेशन से डिस्कस करेंगे। उसी तरीके से आपके पास डिफरेंट डेट्स को जो है वो मटेरियल आपके फैक्ट्री में आया है और डिफरेंट डेट्स को आपने इशू किया है। अब इसमें क्या है कि स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल इशूड जो है फिक्स कर रखा है 20 रुपये पर यूनिट, यानी कि 20 रुपये में ही आपने उस मटेरियल को जो है वो इशू करना है। तो किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? सबसे पहले देखिए कि 1 दिसंबर को 4000 यूनिट है 20 रुपये वाली 80,000 की, और यही यूनिट आपके स्टॉक में रही। ठीक है, 4000 यूनिट 80,000 रुपीज़ की। नेक्स्ट है फिर आपके पास 3500 यूनिट और आ गई 18 रुपये वाली 36,000 रुपीज़ की। टोटल यूनिट कितनी होगी? 4000 प्लस 3500 और टोटल अमाउंट 80,000 प्लस 63,000, 1,43,000 रुपीज़ ये आपकी अमाउंट हो जाएगी। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इशू किया है 3000 यूनिट्स को, तो फिक्स प्राइस के ऊपर आपने इशू करना है। हमने नहीं देखना है कि किस रेट में क्या है, ये ऑलरेडी डिसाइडेड है 20 रुपये में आपने मटेरियल को इशू करना है। तो 3000 यूनिट 20 रुपये के हिसाब से 60,000 रुपीज़, 4500 यूनिट आपकी बच जाएंगी और अमाउंट में से आप ये अमाउंट लेस कर देंगे। ठीक है ना, 83,000 रुपीज़ आपके स्टॉक में अमाउंट का ये बच जाएगा स्टॉक का। इसके बाद क्या रहेगा, 15 दिसंबर को आपने फिर इशू कर दी 4000 यूनिट, तो ये आ गई आपकी 20 रुपये वाली 80,000 रुपीज़। आपके पास स्टॉक में 500 यूनिट बच जाएंगी और 83,000 में से 80,000 लेस करेंगे तो 3,000 आपके पास बैलेंस में अमाउंट आ जाएगी। नेक्स्ट 20 दिसंबर को आपने फिर रिसीव किए 4000 यूनिट 20 रुपये वाली, राइट, और इसमें ऐड हो जाएंगी 4000 यूनिट और इसमें 80,000 ऐड हो जाएंगे। ओके, 83,000 रुपीज़ ये अमाउंट आ जाएगी। नेक्स्ट 20
7 दिसंबर को 2500 यूनिट 25 वाली फिर आपने रिसीव कर ली 62,500 की, तो टोटल जो है वो आपके पास 7,000 आ जाएंगी और टोटल अमाउंट 83 प्लस 62,500, तो ये अमाउंट आ जाएगी आपकी 1,45,500 रुपये की। नेक्स्ट फिर आपने 5,000 यूनिट इशू कर दी वही 20 रुपये में फिक्स प्राइस के ऊपर, तो 1 लाख रुपीज़ ही आ जाएगा। रिमेनिंग 7,000 में से 5 गया 2,000 और 1,500 में से 1 लाख गया, तो 45,500 रुपये आ जाएगा। अब देखिए आपके पास 2,000 रुपीज़ स्टॉक में रहती हैं, स्टैंडर्ड प्राइस के अकॉर्डिंगली आपकी वैल्यूएशन कितनी बनती है 40,000 रुपीज़, और जो बैलेंस अमाउंट है वो 45,500 रुपये बनता है। तो जो 5,500 जो है वो अनफेवरेबल जो है वो अमाउंट रहेगी, जो कि आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज हो जाएगी। क्लियर हो गया क्वेश्चन ये। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड आता है आपका इन्फ्लेटेड मेथड आता है। तो इन्फ्लेटेड मेथड में क्या होता है कि ये एक अलग से कोई मेथड नहीं है। इसमें क्या है कि जब आप कोई मटेरियल किस फैक्ट्री में यूज़ करते हैं तो देयर इज ए वेस्टेज आपकी किसी भी कारण से हो सकती है, नॉर्मल वेस्टेज भी हो सकती है जो कि वेट के कारण या कोई सीजनल के कारण जो है वो आपकी वेस्टेज हो जाती है, जो कि अनअवॉइडेबल है, ठीक है ना। तो उसके कारण से क्या होता है कि जो वेस्टेज है उस वेस्टेज को हम एक प्रोडक्शन का पार्ट मानते हुए और उसको हम प्रोडक्शन से चार्ज करते हैं। ये फर्दर हम लोग आगे जब प्रोसेस कॉस्टिंग वगैरह के क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पर ये आपको क्लियर हो जाएगा नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस जो है ये क्या चीज़ होती है। तो इसमें हम इसको प्रोडक्शन से जो हम चार्ज करते हैं, तो इस कारण से ये एक डिफरेंट टाइप का जो है इशू ऑफ मटेरियल नहीं है। आप इसमें प्राइसिंग अलग से कैलकुलेट नहीं करते, बल्कि ये और दूसरे मेथड्स के साथ एडजस्ट होकर जो है वो कैलकुलेशन करता है इशूइंग ऑफ प्राइस ऑफ मटेरियल की। तो इस मेथड को हम साथ साथ लेके चलते हैं, जैसे कि हमने फीफो मेथड, लिफो मेथड, हिफो मेथड को हमने यूज़ किया, और साथ में इसमें हमने जो इन्फ्लेशन जो रहा है, इन्फ्लेटेड प्राइस है, यानी कि जो भी आपका वेस्टेज वगैरह है उसकी हमने एडजस्टमेंट कर दी। तो इस जो हमारा जो मेथड है इसका हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि अगस्त मंथ में हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है मटेरियल रिसीव्ड की और इशूड की, और हमने फीफो मेथड यूज़ करना है। फीफो मेथड के साथ हमने जो है इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड को यूज़ करना है। तो आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि वेस्टेज जो है मटेरियल का वो 10% रहा। तो टोटल जो मटेरियल है हमारे को रिसीव हुआ है वो 6,000 kg रिसीव हुआ है, तो 10% हमारा 600 kg भी हम इसको बोल सकते हैं। तो 600 kg हमारा जो है वो एस्टिमेटेड जो है वो लॉस रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखिए। तो सबसे पहले तो 2,000 kg आपको मटेरियल रिसीव हुआ है 25 का 50,000 रुपीज़ का। उसके बाद इसमें हम लोग पहले से कैलकुलेट कर लेते हैं, आपने 1,000 kg इशू करना है। तो एक बार इसमें यहाँ पर देखिए कि 200 kg आपने परचेज किया, 2,000 kg 200 kg आपका लॉस हो गया, तो हमारा 1,800 kg ये मटेरियल बचता है। तो जब हमने इशू करना है तो 50,000 रुपीज़ का हमने परचेज किया, तो हमने 1,800 से डिवाइड किया, तो ये हमने जो प्राइस कैलकुलेट किया 27 रुपये 77 पैसे या 78 पैसा इसमें कैलकुलेट होकर आ जाता है। तो अब इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो जो आपने 1,000 यूनिट जो आपने इशू की हैं तो वो इस प्राइस के ऊपर आप इशू करेंगे और 27,777 ये अमाउंट आ जाएगी। तो रिमेनिंग 1,000 हमारी क्वांटिटी रह जाएगी। आखिरी में जब हम इस मटेरियल को हम फीफो मेथड से यूज़ करें, तो जब हम इसको इशू करेंगे ना तभी हमने शॉर्टेज को जो है कवर करना है। तो अमाउंट आपकी ये बच जाती है 22,223 का। उसके बाद आपने 1,000 kg और रिसीव कर लिया 30 रुपये वाला 30,000 का, और 3,000 फिर रिसीव कर लिया 20 रुपये 60,000 का, ठीक है। तो अब आपने 22 को आपने 200 kg जो है वो इशू करना है। तो अब आप ये देखिए आपके पास यहाँ पर क्या था कि 2,000 kg आपने रिसीव किया था, इसमें 1,000 kg आपने पहले इशू कर दिया, तो 1,000 बचा। आप फीफो मेथड यूज़ कर रहे हैं ना, तो जब आप ये मटेरियल इशू करेंगे तभी तो आप जो है शॉर्टेज को दिखाएंगे, क्योंकि आपके पास 1,000 का 1,000 आपने पहले इशू कर दिया ना, तो यहीं से ही तो शॉर्टेज आएगी। तो इसमें आपने 800 kg तो यहाँ से इशू किया और 200 kg आपका शॉर्टेज रहा। तो जब आपने 2,000 टोटल करना था तो यहाँ पर आपका 800 kg मटेरियल आपका 22,223 रुपीज़ का आ जाएगा।
इसके बाद जो 1000 kg आपको मिला है, ये भी इसी तरीके से आपने कैलकुलेट करना है। 1000 kg 100 kg का लॉस 900 kg और प्राइस रह जाएगी 30,000 डिवाइडेड बाई 900, 33 रुपये 0.33 पैसे। तो इसमें 900 kg तो आपने इशू कर दिया और 100 का आपका शॉर्टेज आ गया, ठीक है। तो टोटल आपने देखी 800 तो यहाँ से और 900 यहाँ से, तो टोटल 1700 हो गया। अब रिमेनिंग 300 kg आपने इस वाले मटेरियल का लेना है, 3000 वाले मटेरियल का, ठीक है ना। तो 3000 में भी आपका प्राइस आपने कैलकुलेट किया, 2700 kg बचता है। 60,000 को 2700 से डिवाइड करेंगे तो 22 रुपीज़ 0.222 पैसे आ जाएगा ये। तो इसको आपने यहाँ पर ये कैलकुलेट कर दिया 300 kg। तो टोटल जो है 800 प्लस 900 प्लस 300, तो ये 2000 kg आपने मटेरियल इशू कर दिया। तो रिमेनिंग जो रह गया वो 2700 kg रह गया, ठीक है ना। और 60,000 में से आपने ये वाली अमाउंट लेस की, तो ये वाले आपके अमाउंट रह जाएगी। नेक्स्ट आपने 27 अगस्त को 2400 kg फिर इशू कर दिया, जिसमें जो शॉर्टेज है वो आपकी चली जाएगी। प्राइस आपका वही रहेगा 22 रुपये 0.222 पैसे और टोटल अमाउंट रह जाएगी 53,333 रुपीज़। तो इस तरीके से हमने इन्फ्लेटेड प्राइस का जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करना है, और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मैं पहले बता देता हूँ, आपको ये वाला क्वेश्चन जो है ज़रूर करना है, एक ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर यदि कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।